बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पहला T20 मैच खेला जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड गद्दाफी स्टेडियम में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सरकर्दा टेस्ट क्रिकेटर और ओपनिंग बैट्समैन शुएब मोहम्मद साहब। शुएब मोहम्मद साहब का तारुफ मैं बार बार आपसे कराता रहता हूँ। ये ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे हैं। मुझे ग्रेट मोहम्मद फैमिली है, उसके एक रूए रवां भी रहे हैं। एक जमाने में यही क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि सब रिटायर हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाए, बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। जरा बता दीजिए ना कि अब ये पाकिस्तान में तो भरपूर क्रिकेट आ गई है, बड़ी बड़ी टीमें आ गई और एक लेंथी है T20 और ODI की सीरीज शुरू हो चुकी है। तो वैसे जो पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए और टीम का कम्बिनेशन देखते हुए व्हाइट बॉल से आप क्या चांसेस देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान की देखिए टीम का जो ग्राफ है कभी ऊपर कभी नीचे इसीलिए जाता रहा है कि थोड़ा सा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके अंदर लैकनेस है, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी किसी की तरफ से आ गई, स्पेशली जैसे बाबर है हमारे या रिजवान की तरफ से पिछले 2-3 सालों से मेनली परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। पहले जमाने में ये होता था, आपको पता है कि ऊपर के प्लेयर पे भी ट्रस्ट होता था, बीच के भी, और बाज़ दफा नीचे वालों ने भी हमें मैचेस जितवाए। तो पूरा एक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह हमारे प्लेयर्स हुआ करते थे, जो अब वो प्लेयरों के अंदर वो चीजें नजर नहीं आती। तो मेरा तो यही अंदाजा है कि ये एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट को अगर बेटर किया जाए तो ओवरऑल टीम जो है हमारी बेटर नजर आने लगेगी। आप ये कह रहे हैं, अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर आपकी तरह के, कि हमें T20 में वी गॉट अ बेटर चांस। अच्छा, इसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है इसमें 2 प्लेयर ही जाहिर है, विलियमसन है और दूसरे वैगनर है, बाकी तो पूरी टीम है कि इसी टीम ने श्रीलंका को हराया। अब ये बताइए कि T20 क्रिकेट है, हम इसमें क्यों बेहतर हैं और जो असल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट उसमें हम क्यों पिछड़े हुए? देखिए, एक तो फिटनेस का बहुत इसमें वो है कि लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में जब फिटनेस आपकी 200% होती है तो आप मेंटली 100% फिट होते हैं, और जिसकी वजह से जब लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम के अंदर जब फिटनेस कम होने लगती है तो आपका गेम ऑफ प्ले में वीकनेस नजर आने लग जाती है। और आप मिसाल के तौर पे कि आप थक गए टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं और अगर थकन की वजह से आप चाहते हैं कि वो 2 रन या 1 रन भाग के बनाऊं या मेरी सांस फूली हुई है तो मैं एक क्रॉस बैट शॉट मार के चौका मारने की कोशिश करूंगा। तो 5 दफा इस तरह ये रीजन भी होता है। फिर दूसरी बात ये है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसी के ज्यादातर हमारे प्लेयर T20 जैसे आपने कहा कि T20 में हमारे ज्यादा अच्छे नजर इसलिए भी आते कि उसके अंदर तो मारना ही है, और जब अब मारने के अंदर ये होता है कि पॉजिटिव आपकी बॉडी वेट जो है वो फ्रंट के ऊपर होता है और आप मारने के लिए तैयार होते हैं। तो नेचुरली इतना खेल खेल के एवरी नाउ एंड देन उनकी प्रैक्टिस इस तरह की है कि वो उसके अंदर ज्यादा अच्छे नजर आने लग रहे होते हैं बनिस्बत के ODI में। देखें, टेक्निकली आपको खेलना पड़ता है, उससे ज्यादा टेक्निकल आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर होना पड़ता है। इसके अंदर तो टाइम ही इतना कम होता है कि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट कम भी हो तो आप एक ब्राइट स्टार नजर आने लग सकते हैं, और या आप लगने शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जहाँ लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम आता है वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं, जहाँ स्लिपें लगी होती हैं वहाँ कौन सा शॉट खेलना है कौन सा नहीं खेलना वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। तो टेक्निकल एबिलिटी जो है मारने में हमारे प्लेयरों की ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक सॉलिड टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो कम होने की वजह से, और खास तौर पे दिमाग का इसमें बड़ा आपको पता है कि ताल्लुक होता है, और वो जब टेक्निकल एबिलिटी और मेंटल एटीट्यूड आपका इतना स्ट्रांग इनफ ना हो तो फिर वो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में वीकर नजर आते हैं, और इसके अंदर T20 के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर नजर आते हैं। देखिए, उसके अंदर फील्ड फैली हुई होती है, स्लिपें लगी नहीं होती, और उसमें आपको चांस टाइम टू टाइम, सारी ज्यादातर फील्ड पीछे होती है,
तो आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में अभी जो मैचेस हुए वर्ल्ड कप, बड़े ग्राउंड थे, वहां जो हिट मार रहे थे पूरे मैच में एक दो या तीन छक्के मुश्किल से लग रहे थे जी, आधी विकेटों के ऊपर वो सारे सब आउट हो रहे थे। तो वहां जो बड़े ग्राउंड के अंदर आपको पेस ऑफ द बॉल, गैप्स जहाँ कहाँ है, और अगर आप क्रॉस नहीं कर सकते छक्के के, अगर बड़ी बाउंड्रीज हैं तो उसके अंदर फिर आपको टेक्निकल एबिलिटी आपको ज्यादा यूज करनी पड़ती है। बनिस्बत एयरबॉर्न शॉट खेलने तो वो नेचुरली भाग के फील्डर आधी विकेटों के अंदर मिड विकेट पे भी अगर खड़ा है तो उसके वो भी आगे जाके कैच करना पड़ रहा होता था। इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर वो एबिलिटी, छोटे ग्राउंडों के ऊपर तो सुपरस्टार नजर आते हैं, लेकिन बड़े ग्राउंडों के ऊपर जब आते हैं तो वहाँ एक्सपोज होने लग जाते हैं। तो ये चीजें दिमाग की आ जाती है ना, कि दिमाग अगर आपका काम नहीं कर रहा उस ऑप्टिमम लेवल के ऊपर, तो फिर यू आर बाउंड टू गेट आउट सूनर और लेटर, और उसके अंदर टीम का भी नुकसान होता है। आपने देखा हमारे को कितना नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फॉल्स स्ट्रोक मार के जब जरूरत नहीं थी वहां आउट हुए, फील्डर खड़ा है उसके हाथों में दे दिए कैचेस, तो उस तरह से फिर नुकसान भी होता है। लेकिन जब छोटे ग्राउंड आते हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर जहाँ 60 गज की बाउंड्री होती है, वहां वो क्रॉस करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हैं, और विकेट का भी बहुत डिपेंडेंट होता है कि विकेट कैसी है। फिर बॉलर्स अगर दुनिया के अच्छे बॉलर्स हैं तो आपको हर तरीके से देख सूझ बूझ करके आगे चलना होता है। और उसके अंदर जब ये कुछ चीजें हैं जो ऑफ हैंड मुझे। अच्छा, आपके मैंने क्रिस से आपसे 3 सवाल करनी, उसमें से एक मेरा जो आखिरी सवाल होगा वो हनीफ मोहम्मद जो क्रिकेट अकेडमी कराची में बन रही है उसका बड़ा चर्चा उसके बारे में सवाल होगा। पहले जरा मुझे इख्तिसार से बता दीजिए, वनडे और T20 ये 2 सीरीज हैं और लातादाद मैच है, 5 मैच है। जरा बताइए कि आप किसमें बेहतर चांस पाकिस्तान का समझ रहे हैं, और वीजा आपको ये जो इंड्यूस एक बहस चल रही थी बाबर आजम के हवाले से, आप उसको किस नजर से देखते हैं कप्तानी के हवाले से? आजकल आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ प्रोफेशनल कोचेज वगैरह का एंटोराज लगा होता है, और आप खुद इतने एक क्रिकेट में जब आप नाम कमाते हैं तो आप कुछ सीखते ही है ना, और फिर आप इतना ऊपर आते हैं। तो डे टू डे आपका एक ग्रूमिंग टाइम पीरियड होता है, और उसके अंदर आप सीख ही रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचेस के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, लेकिन जब इस तरह से फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स अगर आपको हेल्प मिल रही है तो फिर आप थोड़े अरसे में फिट इन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कुछ नहीं आता। अब हर कोई की एबिलिटी इतनी जबरदस्त नहीं होती दुनिया में। जैसे माइक वेले का ये कैप्टन 10-15 ही रन करने होते थे, लेकिन उसको कैप्टन बनाता था इंग्लैंड। का रीजन ये था वो उसकी टेक्निकल एबिलिटी, माइंडसेट, जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग या सामने की वीकनेसेस को जल्दी ग्रैस्प कर लेना और उसके ऊपर फायदा अपनी टीम को पहुंचवाना। तो वो चीजें किसी की में ज्यादा होती, किसी में नहीं। तो लेकिन बाबर आजम ये है कि एक अच्छे प्लेयर तो दुनिया के हैं ही, इसमें टॉप क्लास प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो कैप्टनसी का है उसके अंदर रीजनेबली अच्छे है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको कुछ नहीं आता, या कोई दूसरा जो है उससे कोई बहुत ज्यादा कोई उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क रखता है और उसको कैप्टन नहीं बना रहे। इस पाकिस्तान के अंदर यही नुकसान, जो जब बच्चा से बड़ा हो रहा होता है वहां ये चीजें सिखाई जाती हैं, कैप्टनसी की स्किल वर्क पिक एंड चूज किया जाता है बाहर मुल्कों में कि ये कैप्टनसी क्या एबिलिटी रखता है। जैसे स्कूल से फॉरवर्ड की जाती है कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, या उसकी फिर कोई भी जो क्रिकेट टीम के जो कोचेज है कि ये प्लेयर हैं, इनको आगे ग्रूम एज अ कैप्टन। लीडरशिप क्वालिटीज हर एक के अंदर नहीं होती, तो उनको डिस्टिंग्विश करके शुरू से यही होता है कि जी ये इसके इन 2-3 प्लेयरों में सिर्फ है, तो उनको पता होता है कि किसके ऊपर हाथ रखना है। यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान ये है,
कि जिसने विकेट ज्यादा ली उसको कैप्टन बना दिया, जिसने रन ज्यादा किए उसको कैप्टन बना दिया। तो ये चीज यही देखने में आता है हमेशा। ये पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान के बोर्ड को चाहिए कि इसको ऊपर एम्फेसिस दे और काम करे, ताकि अगले 10, 15, 20 सालों के अंदर कौन किसने कैप्टन बनना है, ये नहीं कि जो कैप्टन होता है, जो अच्छा परफॉर्मर होता है, उसको कैप्टन बना दिया जाए। ये बात गलत है। अच्छा, अब हम उस हम कहते हैं कि फलां जो खानवादा है उर्दू उनके खानवादे या उनके घराने की लौंडी है, क्रिकेट आपके घराने की, आपके खानवादे की लौंडी है। जरा मुझे बताइए कि ये अब बदला हुआ जमाना है। आपके वालिद ग्रामी जनाब हनीफ मोहम्मद साहब PIA से मुंसलिक रहे, आप PIA से मुंसलिक रहे, और आपके अंकल आपके वो भी मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक रहे, हैसियत प्रोफेशनल खिलाड़ी, काउंटी क्रिकेट भी आगे प्रोफेशनल खेली उन्होंने। ये बताइए, बदला हुआ जमाना है, ये जो नया बोर्ड है ये उस नहज पर चल रहा है जिसको मैं भी पसंद करता हूँ, शायद आप भी पसंद करें या ना करें, कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो गई है, रीजन्स के इलेक्शन भी हो गए हैं। तो आप इस सारे प्रोसेस को किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की ही वजह से पाकिस्तान में इतना क्रिकेट को फायदा पहुंचा, ग्रूमिंग मिली। एक छोटा प्लेयर जो बच्चा होता है वहां से उसको बेस्ट ऑफ कोचेस मिल रहे होते हैं, और उसको एज योर फैमिली मेंबर वो टीम के जो कोचेस हैं और कंपनी जो है वो लेके चलती है, ग्रूम करती है और फिर उसको एक प्रोडक्ट बनाती है। दूसरे टाइप ऑफ क्रिकेट के अंदर एसोसिएशन और ये वो इस किस्म की चीजों में वो चीज कभी आ नहीं सकती, इसलिए कि वो अटैचमेंट नहीं हो सकती। आपको पूरे साल उनके साथ नहीं रहना पड़ता है। तो ये बड़ा फर्क है मेजर, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट का होना बहुत जरूरी था, और वो अब इन्होंने आके बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सेठी साहब ने कोशिश की और आगे लेके चल रहे हैं। अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर हामी भरते हैं नहीं भरते वो बात की बातें थे कि लुक्रेटिव अमाउंट्स आर इन्वॉल्व इन इट, और इसमें देखना होगा, टाइम विल टेल कि कितने डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आर विलिंग टू कम एंड प्ले। मैंने डॉन में पढ़ा था कि कोई 16 के करीब डिपार्टमेंट है, कुछ बड़े डिपार्टमेंट अभी हेसिडेंट है, लेकिन अक्सरियत ने हामी भर ली और वो पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट सीजन में। अच्छा, इसमें जो आपसे मैंने पर्टिनेंट सवाल करना है, मैंने लाहौर में देखा कि गनी ग्लास वालों ने एक बेहतरीन नाइट क्रिकेट का इवेंट करा दिया। अच्छा जी, अब वो भी डिपार्टमेंट है, उनकी सुना है कि जो टीम है वो ग्रेड 2 भी खेलेगी और वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। ये डिपार्टमेंट की यूज बरकत है कि सारे खर्चे उन्होंने उठा लिए, ऑर्गेनाइज भी खुद ही कर दिया। अच्छा, अब मुझे आप जरा तफसील बताइए कि हनीफ मोहम्मद क्रिकेट एकेडमी कराची में उसकी दाग बेल डाली जा चुकी है, वो अपना काम शुरू करेगी। ये चीजें अपनी जगह, एफर्ट सारा काम शुरू हो गया, शायद अराजी भी उसको मिल चुकी है। आपको बड़े काम और करने हैं, बड़े अभी दरिया और अबूर करने हैं, पहाड़ अबूर करने हैं। जरा बताइए किन किन इदारों से आपकी क्या क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस है कि हनीफ मोहम्मद साहब का इतना बड़ा पाकिस्तान में नाम, और जिनके नाम से क्रिकेट, एक टाइम था कि पाकिस्तान भी लोग नहीं समझते थे, वो समझते थे पार्ट ऑफ इंडिया है। और जब उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इस तरह की हाई क्लास परफॉर्मेंसेस की वजह से उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान इज अ डिफरेंट एंटिटी। और फिर उसके बाद ये भी है कि कोशिशें तो उन्होंने भी बहुत की हैं, लेकिन अभी तक कोई ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं दी गई, जबकि एक 2-2, 5-5 प्लेयर खेले हुए मैचेस मुश्किल से उनके पास वो ग्राउंड फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि इसके अंदर इंटरवीन करें, और इसमें जो हमने हनीफ साहब से सीखा है या जो दूसरे प्लेयरों के साथ, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ विद एंड अगेंस्ट खेल के, वो डेफिनेटली लोगों को, बच्चों को यहाँ कराची के फायदा होना चाहिए। और एक प्रॉपर एकेडमी, जिस तरह कोचिंग होती है कि एक प्लेयर के ऊपर 20-20 मिनट आपको लगाना पड़ता है एक पर्टिकुलर शॉट के हिसाब से, या बेसिकली मैं और आप अगर खेलना शुरू कर दें नेट में तो इट वुड बी कॉल्ड एज प्रैक्टिस। और यहाँ प्रैक्टिस का एकेडमी तो नाम जरूर दिया गया है, लेकिन उसको बेसिकली प्रैक्टिस ज्यादा होती है रादर देन बीइंग कोच्ड।
तो वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची के बच्चों को या कहीं भी पाकिस्तान में बच्चों को जो फायदा पहुंचा सकूं, तो जब तक एकेडमी का एक आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक जैसे कि क्रिकेट बोर्ड तो कभी आपको आपकी सर्विसेज अवेल करता है और कभी नहीं करता है, लेकिन ये कि एक रेगुलर उसके ऊपर होने के लिए और इतना बड़ा नाम खासतौर के ऊपर के मतलब हम पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड नहीं है एक छत के नीचे जो हमारे घर की छत के नीचे, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं आए, रातों रात तो नहीं आए, इसके लिए मेहनत खून पसीना एक करके ये सारी चीजें होती है। और फिर सबसे बड़ी बात इतना क्लीन नाम के साथ, या तो भाई नाम दुनिया में बहुत से प्लेयरों के, लेकिन उनके साथ उस तरह की चीजें डेंट लगे हुए हैं उनके नामों के साथ के नाम भी मतलब लेते हुए अफसोस होता है। तो मेरा मतलब है कि ये इसके अंदर जब तक गवर्नमेंट सर्विस आप नहीं आगे कदम आगे बढ़ाएगी, हम अकेले कैसे कुछ कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि हनीफ मोहम्मद क्रिकेट अकेडमी के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कि वो फैसिलिटी हम यहाँ के बच्चों के लिए या कहीं भी प्रोवाइड कर सके इंशाल्लाह ताला। लेकिन उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट, जैसे कि मैं कराची में जैसे बताया रहता हूँ, तो यहाँ के कोई फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट दे सके, तो उसके ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल कोशिशें लगी हुई हैं। कोई बात भी की है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये हो जाएगा, वो इसलिए कि हम जो कराची से टैलेंट की तवक्को कर रहे हैं ना, ये लाहौर से, अब उसमें बड़ी गिरावट आ गई है, वो ग्राफ बड़ा नीचे आ गया। नेशनल पूल है उसमें कराची के क्रिकेटर जो हैं वो पुराने जो हैं उनके हवाले से तो रोज तजावीज आती रहती है मीडिया में कि इनको टीम में शामिल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन जो एक टैलेंट जो था एक कराची का एक हिस्सा होता था कौमी क्रिकेट में, वो अब मुझे लगता है कि वो बहुत कम हो गया, बड़ा मीगर है। इसको बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है कि हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से जो अकेडमी है उसकी दाग बेल जो अब डाली जा चुकी है, उसके लिए अराजी और दूसरे जो भी उसके जरूरियात उनकी पूरी करने के लिए सरकार समेत दीगर इदारे जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें करें। तो मैं ये बात से फखर बात, बस आपकी दुआ चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपने इस क्वेश्चन को भी रेज किया। नहीं, ये तो एक हैसियत पाकिस्तानी मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं शोबे से मुंसलिक हूं, लिहाजा मैं ज्यादा फोर्सफुली इसको इंडोर्स करता हूँ शोएब मोहम्मद साहब कि ये सिलसिला आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने तराबी के जाना था लेकिन आपने हमें वक्त दिया जनाब शोएब मोहम्मद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब शोएब मोहम्मद। अब हम बात करेंगे साबिक चीफ सेलेक्टर अजहर खान साहब से, और जो लाहौर में इस वक्त मैच खेला जा रहा है पहला T20, उसमें उस सीरीज के हवाले से जो उसमें मजबूत तौर पर 10 मैचेस खेले जाएंगे, 5 T20 और 5 वनडे, क्या एक्सपोजर पाकिस्तान को हासिल होगा? ये जुज़वी तौर पर हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में खान साहब से बात कर चुके हैं, लेकिन लाहौर का जो वेन्यू है, इसकी जो विकेट है, और इसमें ज़ाहिर जो एक बड़ी अच्छी क्राउड की टर्न आउट होती है, उसके हवाले से जो खास बात है वो इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी खान साहब बताइएगा कि ये जो माहौल बना हुआ है, और ये एक तगड़ी टीम है न्यूजीलैंड की, मासवाए 2 क्रिकेटर्स के, इन्होंने हालिया क्रिकेट में इसी टीम ने बड़े अच्छे नतीजे दिए, स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या टफ टाइम होगा, क्या प्लसेस होंगे? देखिए राज साहब, जो श्रीलंका के साथ सीरीज हुई ना, वो होम सीरीज थी न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड ने क्योंकि काफी टफ टाइम दिया श्रीलंका को भी, और बड़े एक्साइटिंग मैचेस हुए, तो न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस है ना, वो नेचुरली वो उनके प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल अपने घर वाली है ना, तो इसलिए उनको वहां पर अपने आप को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आया। मगर जैसे ही वो पाकिस्तान आए हैं, तो वो कल क्योंकि जिस मैच का आप सब जिक्र करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए कि वो होम कंडीशंस को, जो कि पाकिस्तान की है, वहां पर एडेप्टेबिलिटी और उनकी जो क्रिकेटिंग नो हाउ है उसको मद्देनजर रखते वो कितनी जल्दी जेल करते हैं, और जेल करने के बाद देखना ये है कि उनकी परफॉर्मेंस में जो एक झोल आया हुआ है, क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स जो है वो IPL में खेल रहे हैं, मगर न्यूजीलैंड कभी गिव अप नहीं करती, वो बड़ी हार्ड फॉट क्रिकेट खेलती है। तो मेरा ख्याल है कि पिचेस जो है वो उनके लिए इतनी अजनबी नहीं होंगी,
क्योंकि काफी प्लेयर्स जो है वो PSL में रिप्रेजेंट कर चुके हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी सीरीज होगी, अच्छी कंपेटिटिव सीरीज होगी, और लोग जो है वो क्योंकि ऑलरेडी टिकट जो है वो बिक चुके हैं, हालांकि रमजान के दिन भी हैं और लोग एस्काफ में भी बैठे हुए हैं और इबादत के दिन भी हैं, मगर आई थिंक जो क्रिकेट लवर्स है ना वो जरूर रौनक बख्शेंगे गद्दाफी स्टेडियम को। ये आपने कहा कि लोगों का जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हम जब क्राउड टर्न आउट की बात करते हैं तो जो PSL के लाहौर में खेले गए मैचेस थे उसमें तो कैपेसिटी क्राउड था, बड़ा वाइब्रेंट था, और उनमें जो एक जज्बा था अप्रिशिएट करने का दोनों तरफ की टीमों का, खबर लाहौर कलंदर हो या फिर कराची किंग्स हो, वो बड़ा एक हौसला अफजा बात है उसमें। अच्छा, तो इसमें एक मैं खसूसियत के साथ आपसे सवाल करूंगा कि मैं खुद से समझता हूं कि कप्तान को अपॉइंट करना, उसको रेस्ट कराना, ये चेयरमैन की भी जुज़वी तौर पे तो एक सोच हो सकती है, लेकिन फैसला सिलेक्शन कमेटी ने करना तो उसकी रिकमेंडेशन होती है। बाबर आजम के हवाले से कुछ जो कंट्रोवर्सी है मुझे लगता है उसको जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है, जो कि टीम के मोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शायद बात नहीं है। अब समझते हैं कि जो चेयरमैन साहब का मैसेज आ गया है कि चीजें सेटल डाउन हो गई हैं, अब इसको रोक लेना चाहिए, अब इसको मजीद हवा नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए साहब, असल प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ जबकि अफगानिस्तान की सीरीज में ना बाबर आजम को मे बी ही वाज नॉट इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड के वो आराम करना चाहते हैं और वो श्योरली वो खेलना चाह रहे होंगे अफगान सीरीज, मगर किसी को रेस्ट करा देना या उसको आराम कर देना ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये क्रिकेट में बहुत कुछ हमने देखा है, बड़े बड़े प्लेयर जो है वो सीरीज भी मिस कर देते हैं, अपने मैचेस को भी मिस कर देते हैं, जस्ट टू मेक इट श्योर के उनकी जो क्रिकेटिंग जो जिसे एपेटाइट कहते हैं ना उसमें फर्क ना पड़े। कुछ निगल्स होते हैं, कुछ फिटनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो टाइम मिल जाता है। तो फिलहाल देयर इज नो नीड फॉर दिस कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी जो है इसको सरफेस ही नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाबर आजम जो है ही स्टिल शुड बी टेकन एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 एंड वनडे एंड टेस्ट मैचेस के लिए, उसके अलावा आपके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, आई थिंक चेयरमैन PCB नजम अजीज सेठी साहब को इस चीज का आधारित होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में वो ज्यादा बात मत करें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सिर्फ उनके फैसले जो है वो बोले, he should not be taking that much of interest in media। अच्छा, वैसे मैं एक चीज पे, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट है, माजी में तो ये होता रहा है कि जो चेयरमैन हजरात है वो 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करते रहे, ये कम करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा वन वे और दी अदर ये जो बाबर आजम के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि एक दो जगह हद से तजावज करके इसमें महकमे उनको एहतियात करनी चाहिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब इसके अलावा इससे एक और मुतजब सवाल है, जो हमारी T20 और ODI की जिसकी टीम का ऑलरेडी ऐलान कर दिया गया है, गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने कहा था कि हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा ODI के मैचेस पर, क्योंकि आगे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की शिरकत होगी और वो प्लेयर्स जो है उनको आजमाना चाहिए और उनको मैक्सिमम मौका देना चाहिए। T20 के हवाले से जरा मुझे ये बता दीजिए कि अगर T20 को हम समझ लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, तो इसमें जो बात प्लेयर है मुझे वो बड़े, जब मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा इसको रजिस्टर कीजिए, मैं नहीं समझता कि शान मसूद जो है वो एक हमारी T20 की फॉरमोस्ट चॉइस होनी चाहिए टू द फाइनल 11। सो इज माई थिंकिंग अबाउट इफ्तिखार, नॉट मैं उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्वेश्चन है, क्योंकि हम T20 में भी बाज़ औक़ात 20 ओवर पूरे नहीं खेलते, वनडे में तो एक उनको हमारी टीम का हिस्सा होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। शान मसूद दोनों टीमों का हिस्सा है, पता नहीं क्या हिकमत अमली है, क्योंकि आपका तजर्बा है सिलेक्शन का, बताइए कि ये दोस्त सब पे जा रहे हैं। देखिए वैसा जो सोच पाई जा रही है सिलेक्शन कमेटी में और कैप्टन में, आई थिंक, और कोच में, तो ये तीनों या चारों जो लोग हैं ना, जब ये बैठते हैं तो ये निटी और गिटिस जो है ना उसको अपने सामने रखते हैं। प्लेयर्स इन फॉर्म, फिटनेस और एटीट्यूड और नेवर से डाई एटीट्यूड का जो एक कॉन्सेप्ट है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और उसके बाद वो अपनी जो राय है वो देते हैं सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी उनकी राय को
मद्देनजर रखते हुए वो फिर अपनी जो डिसीजन है उसको फाइनलाइज करते हैं और वो फिर एक टीम की शक्ल में वो चेयरमैन पीसीबी को पेश करते हैं और चेयरमैन पीसीबी अगर फील करे कि हाँ भाई ये प्लेयर जो है ये टीम में इसलिए नहीं आता कि इसकी जगह नहीं बनती तो व्हाई ही इज इन द टीम। तो अगर कैप्टन भी खुश है और कोच भी खुश है और चेयरमैन भी खुश है और चीफ सिलेक्टर भी खुश है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें फिर इंडिविजुअल को पिक करना पड़े। लेकिन शान मसूद नो डाउट इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। अगर क्या उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है कि उनकी परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी थी और वो टीम की जब जो स्ट्रेंथ थी जो अफगानिस्तान में खेली गई सीरीज अफगानिस्तान के अगेंस्ट के खिलाफ, तो उसमें क्यों नहीं उनको खिला के ये देखा गया कि क्या वो इजी अप टू द मार्क। अगर वो अब भी बेंच स्टैंड पर खेल रहे और ना खेले तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है साहब। आई थिंक इट इज इन द बड़ी आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एक स्ट्रेटेजी बताई है सिलेक्टर्स को कि जो वल्नरेबल केसेस हैं जैसे कि शान मसूद की फॉर्म के हवाले से क्वेश्चन मार्क है तो उनको वहां भेज दिया जाता, अगर कुछ कर जाते तो जस्टिफाई कर जाते, अगर ना होते तो फिर उनको अरेस्ट करवा दिया जाता। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने बड़े कीमती जो ख्यालात हैं वो हमारे सामने तक पहुंचाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सबरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर।